Hello and welcome back again. October, November 2023, variance 21. The duration of this paper is 1 hour 15 minutes and we need to complete all the questions. So let's see what we have in this paper. Seems related to the periodic table, period 3, periodicity ka question, right? The element phosphorus, sulfur and chlorine are in period 3 of the periodic table. Shows some properties of the table phosphorus to chlorine. The first ionization energy of sulfur is not shown. Okay, it's not shown. That indicates we need to find out. We need to find that. Anyhow, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3p सबशेल फॉस्फोरस में आपके पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा नेऑन, ये हो जाएगा 3s2 एंड देन 3p3। इसलिए p के अंदर 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा। फिर आपके पास है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नेऑन 3s2 एंड 3p4। तो 3p में 4 है तो यहाँ 4 आ जाएंगे। एंड देन फिर उसके बाद एक क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 17, 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नेऑन 3s2 एंड 3p5। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने, ऑलराइट, तो वो भी फाइंड आउट हो सकते हैं। 3p में और यहाँ पर भी 3p है हमारे पास, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं और इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं 3p में तो यहाँ 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे। और क्लोरीन में 1 2 3 4 5 है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 अनपेयर्ड हो जाएगा। सही है। ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉस्फोरस की कम है, फॉस्फोरस की 1060 है, क्लोरीन की कम है। ओके, तो जाहिर सी बात है सल्फर की इन दोनों के दरमियान कोई होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, यानी इससे कम होगी और इससे भी कम होगी। तो टेक्निकली इससे तो कम होनी चाहिए, तो इससे कम होनी चाहिए, तो लेस देन 1060 होनी चाहिए इसकी वैल्यू मेरी नजर में। एनीवे, जो फॉर्मूला ऑफ मोस्ट कॉमन एनाइंस है वो आपके सामने दिए हुए। वो कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल 1.1 टू शो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 3p सबशेल एंड द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ दिस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस। तो बेसिकली हम लेंगे 1 मोल ऑफ न्यूट्रल गैसियस फॉस्फोरस एटम। हम इसको कंप्लीट कर लेंगे 1 मोल ऑफ गैसियस मोनोपॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन में। 3 possible values for the first ionization energy of sulfur are given. Circle the correct value. Explain your choice by comparing your chosen value to those of phosphorus and chlorine. Okay. तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये वैल्यू फॉस्फोरस की है और ये वैल्यू क्लोरीन की है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इस फॉस्फोरस से कम होनी चाहिए, यानी 1060 से कम होनी चाहिए। तो 1060 से कम ये वाली है, तो यही आंसर होगा हमारा। ओके, तो क्वेश्चन है ऐसा क्यों है, तो हम सब जानते हैं कि सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है और उसके पास एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इन इट्स 3p ऑर्बिटल। ये देखिए, ये रहा। सो बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इन दिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं सल्फर कंटेन
one paired electron in 3p orbital. So it experiences interelectronic repulsion, which is also called spin-spin repulsion. Electron removal becomes easier. सही है? Hence less energy is needed. Next point, जाहिर सी बात है सल्फर का न्यूक्लियर चार्ज फास्फोरस से कम होता है, सॉरी फास्फोरस से ज्यादा होता है, माय बैड, और क्लोरीन से कम होता है. ठीक है, यस यस, इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा. अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, सल्फर का न्यूक्लियर चार्ज कम होगा. ऑलराइट, सो हम यहाँ लिख सकते हैं it has lower nuclear charge than chlorine, which is why it has weak nucleus to electron attraction. Okay, next part, give the full electronic configuration of p3 negative. देखो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है 15, so it has 15 electrons. अब अगर उसके ऊपर 3 माइनस चार्ज भी आ जाए, इसका मतलब it has total 18 electrons. तो मुझे 18 electrons की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी. So 18 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन तो इजी हो जाएगा हमारे लिए. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि आपने शॉर्ट फॉर्म क्यों नहीं यूज की, जिसमें हम नियॉन को लिख सकते थे. उसने मुझे कैटेगरी लिखा है फुल, तो इसका मतलब मैं शॉर्टकट यूज नहीं कर सकता हूँ. ओके, नेक्स्ट, स्टेट द ट्रेंड इन आयनिक रेडियस शोन बाय p3 minus, s2 minus and cl minus. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास. मैंने कहा था as the magnitude of negative charge increases, electronic repulsion increases, ionic radius increases. इसका मतलब फास्फोरस का ionic radius ज्यादा होगा as compared क्लोराइड. तो हम यहाँ लिखते हैं as the magnitude of negative charge increases, electronic repulsion increases. Ionic radius increases, which means
chloride has lower ionic radius while P3 minus has larger ionic radius. Next is a student does 3 tests on separate sample of NaCl aqueous. Complete table 1.2 with the observations the student make in each test. Okay. Addition of a few drops of aqueous bromine. So आप जानते हैं कि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से कम होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा. जब नहीं होगा तो हम यहाँ लिखेंगे नो चेंज. फिर है आपके पास नेक्स्ट addition of a few drops of concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4. Okay. इससे रिलेटेड हम कुछ इस तरह से बात कर लेते हैं कि ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है. हम इसको सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करवा रहे हैं. ये कन्वर्ट होगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में और HCl में, और इस HCl के आपको मिलेंगे मिस्टी फ्यूम्स. तो हम यहाँ लिख देते हैं मिस्टी फ्यूम्स. ओके. देन सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास और हम उसको ट्रीट करवा रहे हैं सोडियम क्लोराइड से, तो ऑब्वियसली सोडियम नाइट्रेट बनेगा. सोडियम नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन होगा, कलरलेस सोल्यूशन होगा, लेकिन साथ में AgCl भी बनेगा और इस AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे. तो हम यहाँ लिख देते हैं वाइट प्रेसिपिटेट. ओके. नेक्स्ट पार्ट डी. POCl3 shows similar chemical properties to PCl5. POCl3 has a melting point of 1 degree Celsius. Guys, this shows the low melting point and a boiling point of 106 degrees Celsius. तो melting point भी कम है और boiling point भी कम है. POCl3 reacts vigorously with water. That indicates hydrolysis takes place, forming misty fumes and an acidic solution. Okay, so ये hydrolysis हो रही है यहाँ पर. And lower melting and boiling point suggest कि ये एक simple covalent molecule है और इसमें weak van der Waals forces होंगी. Okay. Explain how the information D suggests that the structure and bonding of POCO3 is simple covalent. तो आप सिंपल ये बताएंगे कि POCl3 has low melting and boiling point. Which means, बल्कि इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, melting and boiling point, and also it can easily hydrolyze with water. This indicates that it has a simple covalent molecule and it exhibits weak van der Waals forces. सही है, क्योंकि जो जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है वो कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होता वाटर से. सही है. Next is construct an equation for the reaction of POCO3 with water.
सो POCl3 एंड वाटर, उसने मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, मिस्टी फ्यूम्स यानी HCl बनेगा यहाँ पर, और उन्होंने मुझे एसिडिक सोल्यूशन कहा हुआ है यानी पीएच, ठीक है। ओके, एसिडिक सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि HCl भी बन सकता है और H3PO4 भी बन सकता है, क्योंकि ये दोनों एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो लेट्स मेक द इक्वेशन। ये वाटर है, H2NCl दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl, इसके मिस्टी फ्यूम्स होंगे, यहाँ 3HCl लिख लीजिए, प्लस जो रह जाएगा वो H3PO4 में कन्वर्ट होगा, दैट इज ऑक्सीजन 4 है, वन फॉस्फोरस, 3 क्लोरीन, तो दैट्स द बैलेंस केमिकल इक्वेशन नाउ। ओके, POCl3 contain a double covalent bond between P and O, यानी वो ये कह रहे हैं आपसे कि भाई P और O के दरमियान एक डबल कोवलेंट बॉन्ड है। उसके बाद वो कह रहे हैं कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग इन POCl3, शो आउटर इलेक्ट्रॉन ओनली। ओके, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, और 3 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन यहाँ, सेकंड क्लोरीन यहाँ, और थर्ड क्लोरीन यहाँ। सो फॉस्फोरस के टेक्निकली वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ग्रुप 17 का एलिमेंट है। ये हो गए 5 और ये हो गए 7, ये हो गए 2, ये हो गए, ये हो गए 4, ये हो गए 6 और ये हो गए 7, ये 1 3। सही, तो दैट्स द इशू। याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ग्रुप 16 का है, और क्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 का एलिमेंट है, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट्स हाउ I've distributed the electrons. Okay. Okay. Next is POCl3 forms when PCl3 reacts with oxygen. ये equation important होगी obviously हमारे लिए। इस equation को हम focus करेंगे। Table gives some relevant data. फॉर्मेशन ऑफ PCl3 दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ POCl3 दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी दी हुई है आपको, एटोमाइजेशन भी कह सकते हो, डिफाइन एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ओके, तो आप यहां पर ये कह सकते हो एंथैल्पी चेंज occur when 1 mole of compound is formed from its constituent elements in their standard states under standard condition. Okay. Now the next is calculate the bond energy of PO in POCl3 using the data in table 1.3. Show your working. अब एक प्रॉब्लम है, मुझे कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ PO। तो फॉर्मूला है बॉन्ड एनर्जी, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास डेल्टा एच की वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को यूज करके डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, और उसके लिए मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिखूंगा अपने पास। ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा, ये है PCl3 प्लस O2
और ये कन्वर्ट हो जाएगा POCl3 में, जिसको मुझे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, 2 है यहाँ पर, ये भी 2 और ये भी 2, क्योंकि मुझे फॉर्मेशन का डेटा गिवन है। जब फॉर्मेशन का डेटा गिवन होता है तो हमने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से स्टार्ट होती है हेसिस लॉ साइकिल। सो आई नीड दीज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अच्छा, PCl3 की वैल्यू दी हुई है -289, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि इक्वेशन में 2 मोल्स है। POCl3 की वैल्यू दी हुई है -592, उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि 2 मोल्स हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैरो। अब आप ये सोचोगे कि इसकी वैल्यू क्यों नहीं यूज की, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की वैल्यू 0 होती है, इसलिए एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू नहीं दी हमें, इसलिए हम यूज नहीं कर रहे। सो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी क्लॉकवाइज, ये क्या हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों वैल्यूज को मैं प्लस लूंगा, इसको माइनस लूंगा, इक्वेट कर दूंगा 0 से। तो ये हो जाएगा डेल्टा HR प्लस -289 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस -592 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 0, 592। ठीक, तो मैं यहां से अगर कैलकुलेशन करूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है डेल्टा HR का -612 किलो जूल्स पर मिनट। अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर -612 रखता हूँ, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट रखता हूँ, तो भाई मेरे पास PCl की बॉन्ड एनर्जी है। सही है, ये देख लीजिएगा जरा, ये मैंने क्लास में भी सिखाया है आपको, ये PCl की बॉन्ड एनर्जी है। तो जरा बॉन्ड्स काउंट करें PCl3 में, एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, तीसरा बॉन्ड ये है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ PCl3 हैज हाउ मेनी बॉन्ड्स, 3 PCl के बॉन्ड है। यहाँ कितने मोल है आपके पास, 2। सो अगर 2 मोल हैं आपके पास PCl3 के, तो कितने बॉन्ड्स होंगे, तो 6 बॉन्ड्स हो जाएंगे PCl के। ये रखेंगे हम यहाँ पर रिएक्टेंट्स में 6 बॉन्ड्स, ये हो जाएगा 6 इंटू PCl के बॉन्ड एनर्जी प्लस ऑक्सीजन की दी हुई है। ठीक है, और ऑक्सीजन की दी हुई है 496, तो हम 496 लेंगे एज इट इज। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। अब हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आपके पास है POCl3, और मैंने POCl3 का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया था आपको, वो ये था। स्ट्रक्चर इसलिए ड्रॉ किया था ताकि हमें पता हो कि हमारे पास PCl3 के कितने बॉन्ड होंगे। अब देखो इसमें कितने बॉन्ड है PCl3 के, 1 2 3। सो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ POCl3 कंटेन 3 PCl3 के बॉन्ड, 3 PCl बॉन्ड। तो अगर भाई 2 मोल है आपके पास, तो बॉन्ड कितने हो जाएंगे इसके भी, 6 PCl हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 इंटू PCl के बॉन्ड प्लस, अब नोट करें यहाँ पर PO का कितने बॉन्ड है आपके, PO के आपके पास बॉन्ड है एक, लेकिन आपके पास मोल कितने थे, 2, तो ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू डिटरमिन कर लूंगा, ये हो जाएगा -612 इक्वल्स टू 496। क्यों भाई 496 -2x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -554 किलो जूल्स पर मोल। दैट्स माय आंसर, -554 किलो जूल्स पर मोल। आपने नोट किया, PCl की बॉन्ड एनर्जी गिवन नहीं थी, इसका मतलब ये दोनों सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएंगी। मैंने सिर्फ इनको यूज कर लिया और इसको यूज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, barium hydroxide is a strong base used in inorganic and organic reaction. Shows some reaction scheme involving this. State the variation in solubilities of group 2 hydroxides. So down the group hydroxides की solubilities हमेशा increase होती है,
solubilities of group 2 hydroxides increases. Okay, state what is observed in reaction 1. Okay, reaction 1 क्या कह रहा है? रिएक्शन 1 तो ये कह रहा है कि बेरियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो पहली बात, ये व्हाइट सॉलिड डिसॉल्व होगा और कलरलेस सॉल्यूशन अपीयर होगा। ठीक है, व्हाइट सॉलिड डिसॉल्व and colorless solution appears. Next is suggest reactant for reaction 2. Okay, reaction 2 क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड है, कन्वर्ट हो रहा है बेरियम कार्बोनेट में और वाटर में। तो यकीनन कोई ना कोई मैं यहाँ सॉल्युबल सॉल्ट ले लूंगा जिससे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और नहीं, कार्बोनिक एसिड ले लेते हैं, बिकॉज वाटर बन रहा है ना। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से कर लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड, इन दोनों के दरमियान जब रिएक्शन होगा तो ये कन्वर्ट होगा बेरियम कार्बोनेट में और वाटर में। सो मैं कार्बोनिक एसिड ले सकता हूँ, विच इज H2CO3। आइडेंटिफाई ए। बेरियम हाइड्रोक्साइड जब इथेनिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो बेरियम एथेनोइट बनेगा, यानी इससे रिलेटेड इक्वेशन ये बन सकती है। यहाँ लिख के देनी पड़ेगी आपको। चलो मैं यहाँ देता हूँ, एक मिनट। ये है आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपके पास इथेनोइक एसिड, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, बेरियम एथेनोइट बनाएंगे, ये बना बेरियम एथेनोइट, और वाटर बनेगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर आपने एथेनोइट 2 मोल्स लिए, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लेंगे। एक चीज और बता दें, ये बना कैसे, ये सॉल्ट बनाया कैसे मैंने, ये भी देख लीजिए एक नजर। हम सब जानते हैं कि बेरियम के ऊपर चार्ज होता है 2+, और हम सब जानते हैं, हमने एथेनोइट में चार्ज पढ़ा है -1। तो क्या होगा कि ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। सो एथेनोइट जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एथेनोइट टेकन 2, और बेरियम जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बेरियम। ये बनेगा सॉल्ट आपका। तो मैं इस इक्वेशन को उठा के वहां कॉपी कर देता हूँ। इक्वेशन तो नहीं मांग रहा वो आपसे, फॉर्मूला मांग, आइडेंटिफाई कह रहा है, तो मैं कह देता हूँ बेरियम एथेनोइट। ठीक है, फिर उसके बाद है बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मेड बाय रिएक्शन ऑफ बेरियम विद वाटर, राइट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। सो बेरियम को हम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड में प्लस हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, 4 2 तो 4 2, ठीक है, बैलेंस हो गई इक्वेशन। आगे चलते हैं। द मिनरल barytocalcite contain both barium carbonate and calcium carbonate. Both compound decompose on heating. State which compound decompose first when barytocalcite is heated. Explain your answer. जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी कम, तो इसकी पोलराइजेशन भी कम। जब पोलराइजेशन कम होगी, थर्मली स्टेबल होगा ये, and this indicate कि more energy
is needed for decomposition, right? On the other hand, इसको देखें, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, पोलराइजेशन भी हायर, स्ट्रॉन्गर भी कह सकते हो। अब जब पोलराइजेशन स्ट्रॉन्गर होगी तो लेस थर्मली स्टेबल होगा, और जब वो लेस थर्मली स्टेबल होगा तो लेस एनर्जी इज नीडेड फॉर डिकम्पोजिशन। तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वुड बी द राइट आंसर फॉर पार्ट 1। लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट decomposes first because it has a high charge density and polarization, so decomposition takes place at low temperature. Okay, then construct an equation for the complete thermal decomposition of barytocalcite. The formula of barytocalcite is this. Oh, okay. ये कन्वर्ट होगा बेरियम ऑक्साइड में, ये कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड में, and since we have 2 moles of carbonate, so we'll get 2 moles of carbon dioxide. Okay, barium hydroxide is used to hydrolyze organic compound. Shows the reaction of B with barium hydroxide followed by acidification. Draw the structure of the organic product of the process shown. Okay, पहली तो बात ये कि हम स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं, ये तो CN एसिड रहेगा नाइट्राइल, और ये हो जाएगा एस्टर है तो ये हो जाएगा COOCH3। और मैंने आपको सिखाया है कि बॉन्ड ब्रेक होगा जब हाइड्रोलिसिस होती है, जब हाइड्रोलिसिस होती है तो जाहिर सी बात है बॉन्ड ब्रेक होता है, सही है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑफ वाटर हासिल करेगा, और जब हाइड्रोजन ऑफ वाटर हासिल करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, मेथनॉल में, सही। जबकि ये OH ऑफ वाटर हासिल करेगा, ओके। सो आपके पास टेक्निकली दूसरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये होगी, ये हो गया CO और ये हो गया OH। लेकिन आप नोट करें ये जो CN है ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस की वजह से COH में कन्वर्ट हो रहा है, सही है। ये थोड़ा सा बेहतर अंदाज से लिख देता हूं मैं, ये जगह COOH। नोट किया आपने, इस CN जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, COH, बिकॉज ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस, क्योंकि उसने कहा था ना कि मैं एसिडिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। और एसिडिफिकेशन वो किसके थ्रू कर रहा है, नाइट्रिक एसिड के थ्रू कर रहा है। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ और थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या हुआ होगा जब ये रिएक्शन होगा। तो ये COOH में कन्वर्ट हो, COO नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा, और ये भी COO नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा, यानी सॉल्ट बनाएगा।
सॉल्ट इसलिए बनाएगा क्योंकि एल्कलाइन मीडियम है। ठीक है, लेकिन उसने कहा है एसिडिफिकेशन, तो जब हमें इसको एसिडिफाई करूंगा तो जो आपके कॉन्जुगेट बेस हैं नेगेटिवली चार्ज, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, यानी ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके CH और ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करके CH, ये होगा। सो ये पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। पहले हाइड्रोलिसिस होगी तो ये बनेगा, CH आएंगे, CH बेरियम हाइड्रोक्साइड की वजह से सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, सॉल्ट की एसिडिफिकेशन करोगे तो ये फाइनल प्रोडक्ट। मैंने ये फाइनल प्रोडक्ट लिख दिया आपके लिए, सही है। Okay, let's move on to the next page. Question number 3. Define oxidizing agent. Substances which causes another substance to be oxidized and it get reduced itself. KClO3 decomposes when heated. MnO2 catalyzes the exothermic decomposition reaction. Complete the label diagram to show the effect of MnO2 on the decomposition. Since it is acting as a catalyst, which means it lowers the activation energy. So पहले तो हम रिएक्शन कर लेते हैं। ये हमारा रिएक्शन हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये है हमारे पास अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, यानी विदाउट MnO2। जब हमने MnO2 यूज किया तो जाहिर सी बात है फिर ये मामला होगा, जिसमें ऑल्टरनेट रूट मिलेगा और एक्टिवेशन एनर्जी फ्लो ये हो जाएगी। तो ये हम लेबल कर देते हैं विद कैटलिस्ट, ये कैटलाइज्ड रिएक्शन, या और विद MnO2। ठीक है, लेबल करने के लिए कह रहे हैं, तो लेबल तो कर दिया हमने। इससे रिलेटेड ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, और इससे रिलेटेड ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ओके, when KClO3 is heated without a catalyst, KClO4 and KCl forms. Explain why this reaction is described as a disproportionation reaction. मैंने पहले भी कहा था कि disproportionation reaction क्या होता है? When an element oxidizes and reduces simultaneously. When oxidation and reduction takes place in a same
एलिमेंट इन द सेम रिएक्शन। ओके, सो अब देखते हैं KClO3 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, KClO3 में हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पोटेशियम को X ले लेते हैं, ओ सॉरी क्लोरीन को X लेते हैं, पोटेशियम +1, ऑक्सीजन -2 into 3 equals to 0 because molecule is neutral, तो oxidation state is going to be +5। whereas KClO4 में देख लेते हैं, क्लोरीन को X, पोटेशियम is +1, ऑक्सीजन is -2 into 4 equals to 0, then X equals to +7। ओके, सो इसका मतलब, और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो -1 है, तो हम कुछ इस तरह से आंसर दे सकते हैं इसका कि KClO3 when converted into KCl, तो obviously oxidation state changes from +5 to -1, और +5 to -1 का मतलब क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब रिडक्शन हो रही है, इसका मतलब क्लोरीन इज रिड्यूस्ड इन दिस कन्वर्जन। ओके, अच्छा अब हम एक और देख लेते हैं कि अगर हम KClO3 को कन्वर्ट करते हैं KClO4 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +7 हो रही है। इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्लोरीन जो है वो इस कन्वर्जन में ऑक्सीडाइज हो रही है। सो क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड। सो आप देखें, क्लोरीन जो है वो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी हो रही है, रिड्यूस भी हो रही है, व्हिच इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट बी, मोल्टन KClO3 reacts with glucose। ओके, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। KClO3 melts at 630 Kelvin, तो टेम्परेचर आ गया गाइस, and both carbon dioxide and water are gases। that's a very powerful statement, वरना यूजुअली तो और वो क्यों है वाटर गैस में, इसलिए क्योंकि टेम्परेचर जो है वो रूम नहीं है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। सो एट दिस टेम्परेचर वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये 100 से ज्यादा टेम्परेचर है, इसलिए स्टीम बन जाएगा वाटर। use the ideal gas equation to calculate the volume in meter cube of 1 mole of gas at 630 Kelvin at this pressure। so आप नोटिस कीजिए, मुझे टेम्परेचर गिवन है, मुझे प्रेशर गिवन है, मुझे मोल गिवन है, तो मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट। सो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा PV इक्वल्स टू nRT। मुझे यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा nRT अपॉन P। V जो है मोल्स हमारे पास 1 है, R की वैल्यू फिक्स होती है फॉर ऑल गैसेस 8.31, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 630 केल्विन, हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। प्रेशर हमें गिवन है 1 × 10⁵ पास्कल। तो यहाँ से वॉल्यूम मेरे पास आ रहा है 0.0523 मीटर क्यूब। सो मैं यहाँ लिखूंगा 0.0523 मीटर क्यूब। ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट्स कंप्लीटली विद मोल्टन KClO3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम है ग्लूकोज का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, MR ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट कर लेते हैं। C6H12O6 है,
तो 12 टाइम्स 6 प्लस 1 टाइम्स 12 प्लस 16 टाइम्स 6, सो इट्स गोइंग टू बी 180। ओके, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा, हमें मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट कर लेने चाहिए, इसलिए क्योंकि हमें मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, तो 5 को डिवाइड कर दीजिए आप 180 से। सो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.028 मोल्स। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 180, 0.0277 है, तो मैंने राउंड ऑफ करके 28 कर दिया। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। यूज योर आंसर टू डी पार्ट 1। ओके, मतलब इस वैल्यू की बात हो रही है, इस आंसर की बात हो रही है। ठीक है, एंड to calculate the total volume of gas released at 630 Kelvin. Okay. According to the equation KCl, according to the equation ग्लूकोज के कितने मोल्स हैं 1, और गैसेस के टोटल मोल्स कितने हैं 12। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप, ग्लूकोज में और गैसेस में 1:12 का रेशियो है। अगर आपने 0.028 मोल्स कैलकुलेट किए थे, सो मोल्स ऑफ गैसेस कितने हो जाएंगे 0.336 मोल्स, राइट। नेक्स्ट स्टेप आप नोट करें, ये जो मोल्स थे आपके पास, ये 1 मोल में इतना वॉल्यूम था। सो 1 मोल इक्वल्स टू 0.0523 मीटर क्यूब। तो अगर आपके पास 0.336 मोल्स हैं, तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा। ये वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास 0.0176 मीटर क्यूब। हम यहाँ लिख देते हैं 0.0176 मीटर क्यूब। ठीक है, okay, next part of the question. My goodness, the structure of glucose is shown in this. Complete the table to identify the number of primary, secondary and tertiary alcohol groups present in the structure shown. भाई OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी होगा, तो ये एक प्राइमरी आ गया, बस एक ही प्राइमरी है हमारे पास। ठीक है, अच्छा OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर उसके पास एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। तो हाउ मेनी सेकेंडरीज 4 सेकेंडरीज हैं। एंड गाइस टर्शी कोई भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, और बाय द वे ये एल्डिहाइड है। Separate samples of aqueous glucose are tested with reagents shown in table 3.2. Complete table 3.2 with observation for each reaction. Write no reaction if applicable. Okay. वो कह रहे हैं acidified, KMNO4 and warm. तो आप जानते हैं कि एल्डिहाइड KMNO4 के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा, और बल्कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल KMNO4 के साथ ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, एंड एज अ रिजल्ट पर्पल टू कलरलेस की ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद है फेलिंग रिएजेंट इन वार्म। तो जाहिर सी बात है आपके पास ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अगर ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में तो फेलिंग का टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो फेलिंग का टेस्ट होता है ब्लू सॉल्यूशन, यानी पेल ब्लू सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस। कॉपर सल्फेट का पेल ब्लू सॉल्यूशन होता है और वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एक और भी तो है ना, रेड प्रेसिपिटेट्स भी बनते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम। एल्कलाइन एक्वस आयोडीन, एल्कलाइन एक्वस आयोडीन इस ग्लूकोज के अंदर रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि CH3COH ग्रुप कहीं भी नहीं है, और CH3CHOH ग्रुप की कंडीशन कहीं फॉलो नहीं कर रहा, और दूसरी बात CH3CO ग्रुप की भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब
आइडोफॉर्म का टेस्ट नहीं होगा, विच इज वाई मैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन में यहाँ लिख दूंगा नो रिएक्शन। फिर वो कह रहे हैं आपसे डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर compounds which are the same molecular formula but different structural formula are called structural isomers. Okay. Next question. Oh, that's the end of this paper. Thank you very much, guys.